हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है वर्क पावर एनर्जी के एमसीक्यूज की। तो बेटा जी, एमसीक्यूज की कहानी तो खैर चल ही आ रही है ना। एंड ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स के हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहे होंगे। तो आज का सेशन भी आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज सीरियसली कंसीडर करेंगे, एंड तक बने रहेंगे और पेन और पेपर साथ में लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, राइट। शुरू करते हैं कहानी विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ कार ऑफ मास 400 kg ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रैशेस अ ट्रक ऑफ मास 4000 kg एंड ट्रैवलिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो भाई गाड़ी जो कि क्रैश करती है ट्रक के अंदर, गाड़ी का मास 400 kg, ट्रक का मास 4000 kg, गाड़ी ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ट्रक ट्रैवल कर रहा था 9 किलोमीटर पर आवर से। टकराने के बाद द कार बाउंसेस बैक विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। कार जो है बेटा बाउंस बैक करती है 18 किलोमीटर पर आवर से। द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट इज, तो आफ्टर द इंपैक्ट ट्रक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यार वैसे तो ये क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन का है, आप इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हो बेटा। जैसे कि हमने बोला यहां पे कार और ट्रक है ना, तो सिर्फ गाड़ी और ट्रक, और यहां पे इनके बीच में कोलिजन हुआ क्योंकि इनके स्पीड्स में वेरिएशन था। समझो बात को, इनके जो कोलिजन होने की वजह है वो ये है कि सर इनके स्पीड्स में वेरिएशन था। कार चल रही थी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर से और ट्रक चल रहा है भैया 9 किलोमीटर पर आवर से। तो कोलिजन होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स वाली बातें नहीं थी बेटा। कोलिजन होने के लिए कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, और जब भी कभी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो उस टाइम पे बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, न्यूटन अंकल के दूसरे लॉ से ये बात साबित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ आप ये बात बोल सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता था एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल्स टू डीपी बाई डी। बेटा अगर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो क्या मेरे बच्चे डीपी बाई डी जीरो होगा इस केस में। और मेरा बेटा डीपी बाई डी जीरो होने का मतलब है कि जो पी है वो कांस्टेंट हो जाता। पी बोले तो मोमेंटम, पी बोले तो मोमेंटम, जो कि क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा बेटा इसमें, कांस्टेंट हो जाएगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है बेटा। अब यहां पे कौन कौन है, एक तो गाड़ी हो और एक ट्रक है। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो मास ऑफ द कार इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, मास ऑफ द ट्रक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम की बात करें, मास ऑफ द कार इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार प्लस मास ऑफ द ट्रक इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। आपको फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट। तो फाइनल स्पीड क्या होगी ट्रक की, ये बतानी बेटा। मास ऑफ द कार इज 400 kg, स्पीड है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, किलोमीटर पर आवर में रहने देना क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर आवर में दिख रहे हैं। ट्रक जो है बेटा उसका मास है 4000 और उसका जो स्पीड है बेटा वो 9 है। टकराने के बाद गाड़ी बाउंस बैक करती है, यानी गाड़ी रिवर्स में जाती है। टकराने के बाद गाड़ी बाउंस बैक करती है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जी साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चले तो ये वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। इधर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पे आपको जो लिखना पड़ेगा वो ऐसा होगा कि शुड बी लाइक 400 इंटू माइनस का 18 प्लस 4000 इंटू स्पीड ऑफ द ट्रक। भाई 2 0 से 2 0 मारते हुए चलेंगे, 2 0 से 2 0 मारते हुए चलेंगे। इट कम्स आउट बी लाइक 4 2 8, 7 4 28 प्लस 360 शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 72 प्लस का 40t। हाँ अब ठीक है, 72 इंटू 4 288, 40 इंटू 9 360, 18 इंटू 4 72 और ये 40t आ गया बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 0 8 6 14 648, 648 इज इक्वल्स टू माइनस का 72 प्लस का 40 इंटू वी टी।
तो 40 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक विल बी इक्वल्स टू 648 प्लस का 72 बेटा, ये माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 9 10 होते हैं, 7 5 12 होते हैं, ये 720 हो जाएगा। यानी 40 टाइम्स ऑफ वीटी बराबर हो जाएगा बेटा 720 के, तो वीटी बराबर हो जाएगा बेटा 18 किलोमीटर पर आवर के। तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट, है ना। ये वाली अप्रोच आप समझते हो बेटा, ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जब भी आपके पास ऐसे कोलिजन वाले जिसमें इंपैक्ट हो रहा है, जिसमें टक्कर हो रही है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ लो मेरी बात को, कोई शक तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बोलता है एक बॉडी जिसका मास 5 kg है, मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, collides head on with the body of mass 3 kg moving in the opposite direction at a speed of 2 meter per second. The first body stops after the collision. Find the velocity of the second body. भाई फिर से कोलिजन का ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कोई बात नहीं, कोलिजन का क्वेश्चन आया तो क्या हम जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी जिसका मास 5 kg का है, मूव कर रही विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड कर रहा है हेड ऑन विद द बॉडी ऑफ मास 3 kg। तो ये कोई बॉडी जिसका मास 5 kg का है, मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये टकराती है एक और बॉडी जिसका मास 3 kg का है और जो कि मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में भैया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द फर्स्ट बॉडी स्टॉप्स आफ्टर द कोलिजन। भैया ये बिफोर द कोलिजन की कहानी है, यहां पे हुआ इनका कोलिजन और यहां पे कोलिजन होने के बाद आफ्टर द कोलिजन की कहानी, 5 kg वाला रुक जाता है और यहां पे 3 kg वाला कितनी स्पीड से चलेगा ये आपको बताना है। कोलिजन के बाद 5 kg वाला तो रुक गया और 3 kg वाला कितनी स्पीड से चलेगा ये आपको बताना है। तो यहां पे भी यही हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्यों है एक्सटर्नल फोर्स 0? क्योंकि ये आपस में क्यों टकराए? क्योंकि दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे भी 0 और एक्सटर्नल फोर्स 0 होते ही यहां पे मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है बेटा, और मोमेंटम कांस्टेंट होते ही इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम से यहां पे 5 × 3 बेटा, इसका मोमेंटम आएगा प्लस का 3 × माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों आ रहा है? साइन कन्वेंशन की वजह से। अगर आपने ये वाली साइड पॉजिटिव ले ली तो ये वाली साइड बेटा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो जो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में वो माइनस के साथ आ जाएगी, राइट। चलिए भाई, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो 5 × 0 प्लस का 3 × v मुझे कैलकुलेट करना है। 5 3 15 होते हैं, माइनस का 6 = 3v हो जाएगा बेटा। 15 माइनस का 6 होता है 9 = 3v। तो यहां से v का जो वैल्यू आता है बेटा, इट विल बी योर 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आफ्टर द कोलिजन ये बॉडी मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ 3 kg वाली बॉडी जो है वो मूव करेगी विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। समझते हो बात को? पक्का? छाप लो इसको जल्दी से। चलिए बेटा जी, ये सारी बातें हो चुकी है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है? A heavy steel ball of mass greater than 1 kg moving with the speed of 2 meter per second collides head-on with a stationary ping pong ball of mass less than 0.1 gram. The collision is elastic and after the collision the ping pong ball moves approximately with the speed of। भैया एक हैवी स्टील बॉल जिसका मास 1 kg से ज्यादा था, मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड करते हैं हेड ऑन विद द स्टेशनरी पिंग पोंग बॉल। भाई एक हैवी स्टील की बॉल जिसका मास ग्रेटर देन 1 kg है, मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एक पिंग पोंग बॉल रखी हुई है बेटा, जो कि क्या है? जिसका मास जो है लेस देन है, इसका मास जो है लेस देन है 0.1 g, 0.1 ग्राम। ये क्या है बेटा? स्टेशनरी है, अभी रेस्ट पे है।
अब क्या होगा, ये बड़ी सी बॉल जाके इससे टकरा जाएगी, टकराने के बाद कोलिजन के बाद क्या होगा, तो सर ये बड़ी वाली बॉल जिसका मास 1 kg से ज्यादा था उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक बात बताओ, ये बड़ी सी बॉल जिसका मास 1 kg से ज्यादा ये छोटी सी बॉल से टकराएगी जाके जिसका मास 0.1 ग्राम से भी कम है, जिसका मास 0.1 ग्राम से भी कम है, तो टकराने के बाद ये बड़ी बॉल की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन ये छोटी सी बॉल जो है सर, इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। ये बॉल आगे बढ़ती है विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। बेटा जी यहां पे एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, जो कि होता है मॉड ऑफ v2 माइनस का v1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ u1 माइनस का u2। ये पता होगा आप लोगों को। अगर यहां पे बात होगी इलास्टिक कोलिजन की, जैसा कि हो रहा है यहां पे इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u1 माइनस का u2। मैं इसको कहता हूं बॉल नंबर 1, इसको कहता हूं बॉल नंबर 2। ठीक है, तो दोनों बॉल्स के लिए हमने नाम डिफाइन किया है। लेट्स सॉल्व इट है बेटा। v2 की जगह पे 0 माइनस में, अच्छा सॉरी v2 मतलब फाइनल वेलोसिटीज होती है बेटा। v2 मुझे निकालना है, v1 की जगह लिखेंगे 2 शुड बी इज इक्वल्स टू, बेटा u1 की जगह लिखा जाएगा 2 माइनस का ये वाला पार्ट 0। पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 2 है, दूसरे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी यानी कि v1 2 है और v2 हमें निकालना था। सॉल्व करोगे तो v2 माइनस का 2 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि v2 का जो वैल्यू बनता है वो बनता है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब की बात साफ है, अगर एक बहुत हैवी बॉल बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड बॉल से टकराती है तो जो पतली हल्की वाली बॉल होती है उसको जो स्पीड मिलती है वो होती है बेटा कितनी, डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द हैवी बॉल। क्या बोले साहब, अगर एक बहुत हैवी बॉल बहुत ही पतली बॉल से, बहुत ही लाइट वेटेड बॉल से टकराती है जाके, तो जो लाइट वेटेड बॉल है उसका जो स्पीड होगा वो हैवी वाली बॉल का डबल होता है। ये फैक्ट है, याद रख लेना बेटा इसको हमेशा। तो अगर दो बॉल्स का कोलिजन हो रहा है जिसमें एक बॉल बहुत ज्यादा हैवी है, दूसरी बॉल बहुत ज्यादा हल्की है, तो हल्की बॉल की जो स्पीड होती है वो भारी वाले बॉल की स्पीड का डबल हो जाता है बेटा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको भी छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई बढ़े आगे, आओ जी आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक रेन ड्रॉप जिसका मास है 1/10 ग्राम falls vertically at a constant speed under the influence of the force of the gravity and the viscous drag force. In falling through 100 meter, the work done by the gravity is 100 मीटर गिरने के लिए ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा। देखो भाई क्या होता है ना कि जो ड्रैग फोर्स की बात करी जा रही है यहां पे, ये ड्रैग फोर्स जो है उसको अगर हम कंसीडर करें तो देखो भाई दो चीजें, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो गिर रहा है और यहां पे ड्रैग फोर्स भी है। ड्रैग फोर्स पहली बात तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है, साथ ही साथ वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी पे और इन सारे फैक्टर्स पे जो कि यहां पे डिफाइंड नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको बोलता हूं कि जो विस्कस फोर्स होता है एयर के केस में कम होता है, विस्कस फोर्स एयर के केस में कम है। तो जब ये वाटर ड्रॉप, जब ये रेन ड्रॉप एयर से पास होती है तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगता है वो उसको कंसीडर मत करो, कोई जरूरत नहीं है कंसीडर करने की, उसको आप नेग्लिजिबल में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो विस्कस फोर्स होता है उसकी वजह से जो ड्रैग फोर्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड। किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर अगर आप मूव करोगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, एयर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो उसको आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पे दिस इज द ड्रॉप, कितना नीचे गिरी है बेटा, 100 मीटर नीचे गिरी है अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से 100 मीटर ये नीचे जाता है। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से वर्क डन के लिए लिखा जाएगा बेटा, फोर्स बोले तो mg और डिस्प्लेसमेंट बोले तो 100। मास कितना है 1/10 ग्राम, ग्राम बोले तो 1/1000 kg,
तो 1/10 ग्राम, तो 1/10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। जी का वैल्यू बेटा जी आप यहां पे 9.8 ले लेना और साथ में ये 100 की कहानी भी आ जाएगी। तो देखो यार सीधी सी बात है, 2 0 से तो 2 0 खत्म, ठीक है, 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गए। सो यू आर लेफ्ट विद 98, 9.8 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटाओगे एक और जीरो आएगा, यानी कि हो जाएगा 0.098 जूल। सो दिस इज द वर्क डन बेटा। ये वाली कहानी आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगी और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पे बात समझ रहे हो तुम लोग मेरी? क्लियर चलेगी कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? देख लो भाई, छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया? आओ भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है एक 50 ग्राम बॉल कोलाइड करती, फिर से कोलिजन का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे इसको भी सॉल्व। A 50 ग्राम बॉल collides with the another ball of mass 150 ग्राम moving in its direction of motion। तो एक बॉल जिसका मास 50 ग्राम का है, एक बॉल जिसका मास 50 ग्राम का है कोलाइड कर रहा है एक और बॉल जिसका मास जो है 150 ग्राम है, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कोलिजन के बाद After the collision, the two balls move at an angle of 30 degree with their initial direction। ये इनका initial direction था, this is their initial direction बेटा। collision के बाद क्या हुआ? collision के बाद ये जो 50 ग्राम वाली बॉल थी ये इधर की तरफ मूव करने लगी with the speed of v1 making an angle of 30 degree with the initial direction, और जो 150 ग्राम वाली बॉल थी वो कहीं इधर मूव करने लगी विद द स्पीड ऑफ v2 जिसने कि अगेन कितना एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आ रहे थे भैया टकराए, यहां पे इनकी इनिशियल स्पीड u1 और u2 हो सकती है साहब, बीच में कोलिजन हुआ, इधर कोलिजन होने के बाद इनिशियल डायरेक्शन से वो 30 डिग्री के एंगल पे चले गए। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज का रेशियो बताइए क्या होगा। तो सर वेलोसिटीज का कंपोनेंट करते हैं पहले, तो अगर आपको नजर आए तो इट इज गिवन बाय v1 cos 30 डिग्री, इट इज v2 cos 30 डिग्री। यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा v1 sin 30 डिग्री, इसका हो जाएगा v2 sin 30 डिग्री। क्योंकि कोलिजन होने की वजह यह है इनकी स्पीड में डिफरेंस था। तो आज भी वही बात बोलूंगा जो हमेशा कहता था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा जिसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। पर सर देखिए जरा, यहां पे 2 डायमेंशन की कहानी आ चुकी है, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करता हूं अलोंग वाई एक्सिस, चलो पहले एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस सॉल्व किया तो बेटा ये 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू u1 इज इक्वल्स टू 150, सॉरी प्लस का 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू u2 बराबर हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू v1 cos 30 डिग्री प्लस 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v2 cos 30 डिग्री के। ये एक्स एक्सिस की बात हुई बेटा, पर मुझे तो सर वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, तो यहां से तो डिफिकल्टी हो जाएगी क्योंकि u1 u2 निकालना पड़ेगा। एक बार y एक्सिस के लिए भी सॉल्व करते हैं, तो ये सब बातें मिटा दो। अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए जब हमने कहानी को सॉल्व किया तो देखो भाई इनिशियली y के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस विल बी 0, final momentum along the y-axis will be 150 divided by 1000 into v1 sin 30 डिग्री माइनस का, अच्छा पहले ऊपर जो जा रहा था बेटा वो तो 50 था, माइनस का 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v2 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो भैया एक गया ऊपर, ऊपर जाने वाले को ले लिया पॉजिटिव, एक गया नीचे, नीचे जाने वाले को ले लिया नेगेटिव।
सो v1 sin 30 को लिया पॉजिटिव, v2 sin 30 को लिया नेगेटिव। अब भैया इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम की कहानी के हिसाब से 0 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 1000 v1 इंटू साइन 30 1/2 माइनस का 150 डिवाइड बाय 1000 इंटू v2 इंटू 1/2। भैया बराबर कर दीजिए 50/1000 इंटू v1 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v2 इंटू 1/2। 1000 से 1000 खत्म, 50 से 3 टाइम्स, 1/2 से 1/2 खत्म। सो v1 जो है 3 टाइम्स ऑफ v2 आ जाएगा बेटा। v1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ v2 आ जाएगा। तो v1 बाय v2 का जो रेशियो आएगा इट इज बेसिकली 3:1। सो v1 बाय v2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:1 का रेशियो आएगा, जो कि मुझे मिलता है ऑप्शन ए में। सो v1:v2 का जो रेशियो आएगा 3:1 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन कोई काम नहीं आई। बेसिकली बेटा ये कोलिजन का केस होता है जो कि 2 डायमेंशन में देखने को मिलता है। यहां पे देखने को मिल गया, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, काम तो आना ही है वैसे भी, ठीक है। तो छाप लो भाई। देखो नॉलेज जो है वो ऐसी चीज है कि आपको ये नहीं मैटर करता कि भाई ये क्या सर, ये क्या काम आएगा अभी हमारे, है ना, ये क्या काम आएगा अभी हमारे। अरे आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, काम आएगा। लेकिन दिस इज द केस फॉर कोलिजन इन 2 डायमेंशन, या फिर इसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, अगला सवाल देख लें चल के। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, एक बॉल है बेटा जिसका मास 0.6 kg का है, इसको अटैच करके रखा है एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, जिसको रोटेट करे वर्टिकल सर्कल जिसका रेडियस 0.75 मीटर है, सच दैट इट हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड। यार ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है शायद, है ना, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ है। अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो सुन लो। यहां पे जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हुई तो इसके पास जो स्पीड आई वो आई कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड की। रेडियस जो है बेटा 0.75 मीटर का है। यहां पे टेंशन आएगा T, जो कि बराबर होगा किसके, mv²/r के। तो इसके अदर एंड पे बेटा, अदर एंड पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो टेंशन T इस तरफ लगेगा बेटा, क्योंकि रस्सी हमारी लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, सो टेंशन की वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहां पे अगर टेंशन T' आएगा बेटा, सो T' विल बी T सिंस द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। तो बेटा टेंशन की वैल्यू सेम ही रहेगी, जो टेंशन यहां देखने को मिलता है सेम टेंशन यहां देखने को मिलेगा। सो द टेंशन विल बी इक्वल्स टू mv²/r। सो टेंशन विल बी इज इक्वल्स टू, मास की जगह 0.6 लिख दिया जाए, v की जगह पे 5 का स्क्वायर कर दिया जाए और r की जगह पे कर दिया जाए 0.75। सॉल्व करोगे इट इज 0.6 इंटू 25 डिवाइड बाय 75/100। 25 5 25 3 75, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 3 2 6, 0 से 0 मरेगा एंड योर आंसर विल बी 20 न्यूटन। बेटा खैर खेल तो सारा कैलकुलेशन का ही है ना। 25 3 75, 0.6 का पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 3 2 6, 0 से 0 मरा। बेटा अपॉन के अपॉन में जो होता है ऊपर चला जाता है, तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो था ऊपर चला गया एंड योर आंसर विल बी 20 न्यूटन, जो कि मुझे मिलता है ऑप्शन सी में, जो कि हमारा सही है। किया हुआ क्वेश्चन है खैर पहले, बट कोई बात नहीं, कभी गलती से भूले भटके से रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अगेन कोलिजन, अरे कोलिजन के बहुत क्वेश्चन आगे इसमें, है ना। चलो कोई बात नहीं। 6 kg mass traveling at 2.5 meter per second collides head on with a stationary 4 kg mass. After the collision, the 6 kg mass travels in its original direction with a speed of 1 meter per second. Find the velocity of the 4 kg mass. एक मास है 6 kg का, एक मास है 6 kg का जो कि ट्रैवल कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से। एक मास 6 kg का जो कि ट्रैवल कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से, कोलाइड करता है एक 4 kg मास से जो कि स्टेशनरी है, जो कि क्या है, स्टेशनरी है।
कोलिजन के बाद 6 kg का जो मास है, यहां पे कोलिजन हुआ इनका, बड़ी एकदम बीच में कहीं पे कोलिजन हो रहा होगा, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद 6 kg वाला जो पार्टिकल है वो बढ़िया अपने इनिशियल डायरेक्शन में मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है 4 kg वाले की स्पीड क्या होगी। 4 kg वाले की स्पीड क्या है आपको बताना है बेटा। तो मैं फिर से कहूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 होता है, तो मोमेंटम यहां पे इनिशियल वाला बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द फाइनल वाले के। ऐसा करा तो 6 इंटू 2.5 प्लस का 4 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू वी के। वी का वैल्यू मुझे बताना है बेटा कितना होगा, तो वो अब हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। बेटा कितना बनता है ये, हाँ 150/10 शुड बी इक्वल्स टू 6 प्लस का 4v। हटा दो कहानी को, 15 में से 6 गए, 9 इज इक्वल्स टू 4v। अरे 15 माइनस 6 9 होता है, बराबर है 4v के। तो सॉल्व करने के बाद 4v शुड बी इक्वल्स टू 9, यानी कि v इज इक्वल्स टू 9/4। सॉल्व किया जाए तो इट विल बी 2.25 मीटर पर सेकेंड, जो कि कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिलता है। तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच थी बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, टिक लगाते हुए बढ़ते रहना शांति से, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना, कैलकुलेशन सिंपल है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए। नोट किया सबने, पक्का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं। और मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों से अलग है, ये आपको बताना है। तो यहां पे बेसिकली है तो वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, तो ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो डायमेंशंस का लग रहा है। वैसे तो वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो डायमेंशन का लग रहा है। बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t माइनस का 2, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l। तो वर्क का जो डायमेंशन बनेगा ml2 t माइनस 2 बनता है, ठीक है, बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², हाफ mv²। जरा इसके डायमेंशन निकालते हैं। हाफ का डायमेंशन नहीं होता, भाड़ में गया हाफ। सर मास का डायमेंशन m, v का होता है l/t, लेकिन इसका स्क्वायर करना है सर, सो इट विल बी अगेन ml2 t माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन बनता है बेटा वो ml2 t माइनस 2 बनता है। तीसरे बात रही फोर्स की, तो फोर्स का तो हमने लिख ही दिया, डायमेंशन mlt माइनस 2 होता है। ये सब पता होना चाहिए अपने को, है ना। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है mgh। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन लिखो m l/t² डॉट l। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का भी जो डायमेंशन मिलेगा वो मिलेगा m l2 t माइनस 2। अब आपके पास सबके डायमेंशंस है, आपके पास वर्क का डायमेंशन, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, आपके पास फोर्स का डायमेंशन, और तो और पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन। समझदार लोग डायमेंशन से चेक कर लेते हैं, बता देते हैं कौन सी क्वांटिटी अलग है, वो है फोर्स। ऐसे तो भाई बोल देगा ना कि सर ये तो एनर्जी है, ये तो वर्क है, ये भी तो अलग है। डायमेंशन से चेक करो ना, डायमेंशन कभी झूठ नहीं बोलता। क्वांटिटी हो सकता है आपको गुमराह कर दे, अपना नाम बदल दे, लेकिन डायमेंशंस कभी झूठ नहीं बोलते बेटा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों के इसलिए काम आएगा क्योंकि देखो फिजिकल क्वांटिटीज तो बदल जाती है, लेकिन उनका जो नेचर है ना वो उसके डायमेंशनल एनालिसिस से पता। नेचर मतलब समझते हो, कहां से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, वो उनका डायमेंशनल एनालिसिस बता देता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं, और सवाल कहता है An 800 ग्राम बॉल इज पुल्ड अप अ स्लोप एज शोन इन फिगर। ये बॉल दिख रही है आपको, इसको इस स्लोप पे ऊपर लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स। तो भैया कितना पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करती है, ये आपको कैलकुलेट करना है।
कितना पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन किया है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई जब ये बॉल ऊपर आ जाएगी तो किसी हाइट पे आ गई साहब ये बॉल, और हाइट पे आते हैं तो शायद एक टाइप की एनर्जी आती है जिसको कि कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यार इसका फॉर्मूला होता था mgh, आपको पता है ना बेटा कहां से आता है? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जानते हो आप लोग? कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जानते हो क्या बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वैसे तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है वहां पे mgh का। एक तरीका यहां से भी होता है जहां से हम mgh को फाइंड आउट कर सकते हैं, पर मैं बोलूंगा कि ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको पता रहे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh आया कहां से था। बाकी फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करते जाइए, यू विल गेट योर आंसर। तो एक बार देखो भाई क्या आंसर बनता है इसका। क्लियर राइट भाई? सिंपल सी अप्रोच है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये तो बस मैं आपको बताने की बातें थी कि हाँ भाई कंजर्वेटिव फोर्स, मैं कंप्लीट कर देता हूं उसको। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी है ना, mg। बेटा बॉडी कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कौन से रास्ते से जा रहे हो, उसको फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो यहां पे हम नीचे थे इनिशियल और अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ये फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में बॉडी के ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, राइट? सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्चुअली माइनस का mgh। बेटा क्यों? क्योंकि सर हाइट ऊपर अटेन करिए, mg नीचे लग रहा था। mg वाला फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना? 20 सेंटीमीटर का ना। उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कौन से रास्ते से जा रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है फाइनल और इनिशियल के बीच में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो 20 सेंटीमीटर का। सो इट इज गिवन बाय माइनस का 800 डिवाइड बाय 1000 ग्राम है ना बेटा बॉल। और यहां पे g का वैल्यू आप चाहें तो, वैसे तो मैं 10 ले लेता हूं, काम आसान हो जाएगा। आप चाहें तो 9.8 लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाइट कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर की, यानी कि 20/100। भैया 1 2 3 खत्म कहानी, ये खत्म कहानी, एंड योर आंसर विल बी माइनस का 1.6। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस का 1.6, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 1.6 जूल, जो कि मुझे बी ऑप्शन में मिलता है। अच्छा वेरिएशन क्यों आया भाई हमारे आंसर में और ऑप्शन में? क्योंकि हमने जो सॉल्व किया उसमें जी को 10 ले लिया। अगर जी को 9.8 लेके सॉल्व करते तो आपको 1.568 मिलता है, ये गारंटीड है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये बात सबको? छाप लिया तुम लोगों ने? सिंपल सी अप्रोच थी, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। अ हैवी बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ v collides with a tiny ball, the collision is elastic, then immediately after the impact the second ball will move with the speed approximately equal to। एक हैवी बॉल है बेटा जो कि मूव कर रहा है v स्पीड से। देखो हैवी बॉल मूव करेगी v स्पीड से, इतना क्या नाराज हो गया मेरा बोर्ड आज मुझसे। हैवी बॉल है बेटा, मूव करेगी v स्पीड से। एक हल्की बॉल है बेटा, टाइनी बॉल है जो कि रेस्ट पे है। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद बेटा हैवी बॉल को तो फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो उतनी स्पीड से चलेगा। लेकिन जो टाइनी बॉल होती है वो कितनी स्पीड से चलेगी ये आपको बताना है। हैवी बॉल, टाइनी बॉल, हैवी बॉल मूव करी v स्पीड से, टाइनी बॉल है रेस्ट पे। कोलिजन कैसा हो रहा है बेटा? यहां पे कोलिजन कैसा हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है सर। और जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो ही ये बात बोली जाएगी। तो यहां पे इलास्टिक कोलिजन हुआ और इलास्टिक कोलिजन के बाद ये हैवी बॉल अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही चलेगी, लेकिन ये लाइट बॉल कितनी स्पीड से चलती है? तो याद करो मैंने बोला था कि जो हल्की वाली बॉल होती है बेटा, जो टाइनी बॉल होती है वो मूव करती है विद द स्पीड ऑफ 2v। अब इसका प्रमाण था E इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 का। इलास्टिक कोलिजन के लिए बेटा E का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसको मैं कंसीडर करता हूं बॉल नंबर 1, इसको मैं कंसीडर करता हूं बॉल नंबर 2।
तो बेटा यहां पे u1 v के बराबर, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज v2 की जगह पे मैं लिख देता हूं v2 माइनस v डिवाइडेड बाय v माइनस का 0 शुड बी इक्वल टू 1। तो v2 माइनस का v इज इक्वल टू v, तो यहां से सॉल्व करने पे v2 बनता है बेटा 2v। v2 कितना बनता है? 2v बनता है। तो वही बात, ये तो पहले भी बोल चुका था मैं कि ऐसे केसेस में वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? डबल हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप देखोगे तो वेलोसिटी डबल हो जाती है मेरे बच्चे। क्लियर है कि बात सभी को? कोई शक तो नहीं इसमें, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। सवाल कहता है एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स विच इज गिवन बाय बेटा F इज इक्वल्स टू 7 माइनस का 2x प्लस का 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स दे रखा है। अच्छा, आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है, यानी कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड करना होता है भाई। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट होता है तो उस केस में वर्क डन जो होता है फॉर्मूला लगाते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। बट अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो बेटा, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx करना पड़ता है मेरे बच्चे। ठीक है, तब आप इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो यहां पे फोर्स जो है x के साथ चेंज हो रहा है, तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। फोर्स को जब हमने लिखा यहां पे तो इट विल बी 7 माइनस का 2x प्लस का 3x का स्क्वायर dx 0 से लेके 5 तक। बेटा जी 7 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा 7x। लिमिट लगाना 0 से लेके 5 तक की। माइनस का 2, बेटा x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी 0 से लेके 5 तक। प्लस का 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगेगी 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है सारे केसेस में, और आपको आपका आंसर मिलेगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू 7 इंटू 5 माइनस का 0, माइनस का बेटा 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 माइनस का 0। बेटा सिमिलरली 3 से 3 मर जाएगा, ये हो जाएगा 125 माइनस का 0। आपस में सॉल्व कर लेते हैं इनको। जब आपने इनको आपस में सॉल्व किया तो वर्क डन जो बनता है बेटा इट इज गिवन बाय 35 माइनस का 25 प्लस का 125। सॉल्व किया इट विल बी योर 135 जूल। सो सॉल्व करने पे जो आंसर मिलता है बेटा वो 135 जूल मिलता है। दिस इज द केस ऑफ द वर्क डन व्हेन यू हैव द वेरिएबल फोर्स। तो जब जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स आएगा तो उस केस में वर्क डन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर रहेगी बात सभी को? कोई शक तो नहीं है? छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े बेटे इसमें। हो गया? बढ़े आगे? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोलता है अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed of u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. So बेटा जी कहा जा रहा है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सिचुएशन दे दिया आप लोगों को, जो कि कैसे परफॉर्म किया जा रहा है? एक पत्थर को रस्सी से बांध के, पत्थर को रस्सी से बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। भैया ये जो रस्सी है इसका लेंथ L हो जाएगा, ये सेंटर वाला पॉइंट बेटा। पत्थर जब अपने लोएस्ट पोजीशन पे था तो इसके पास स्पीड थी u। ठीक है, ये पॉइंट A बोल दिया मैंने बेटा। जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है तो इसके पास स्पीड थी v, इसको मैंने b नाम दे दिया बेटा। तो A से B में वेलोसिटी का चेंज कितना होगा बेटा? देखो B पॉइंट पे क्या ये रस्सी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। तो A से B में वेलोसिटी का क्या चेंज होगा ये आपको बताना है बेटा, वेलोसिटी चेंज। तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी एट पॉइंट A वेक्टर फॉर्मेट में। सो इट विल बी बेसिकली u i कैप। समझदार प्राणी समझते हैं
कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो यह एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस देखने को मिलता है। तो जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस उसके लिए मैंने आई कैप लगा दिया। बेटा जी बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको कहेंगे वी जे कैप। उसको क्या बोलेंगे बेटा? वी जे कैप। तो आपको तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट वेलोसिटी एज इट रीचेस अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर बोलेगा यू आई कैप माइनस वी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो बेटा जी इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हां सर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv cos 90 डिग्री। बेटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो cos 90 लिख दिया। याद है ना बेटा, रिजल्टेंट फाइंड करते थे ऐसे। सर यहां पे दिस पार्ट विल बी योर जीरो, तो ये बेसिकली बनेगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वैसे तो यहां पे माइनस का साइन आना चाहिए, यहां पे है ना, यहां पे माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का केस है ये। तो यहां पे माइनस का साइन हम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज, डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज विल बी दिस वन। अब बात यह है कि आपको u और v के बारे में पता होना चाहिए। आपको u और v के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन में आपको u दे रखा है तो ऑप्शंस में भी u आ रहा है, gl 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 आ रहा है, यानी कि v को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा v को कैसे एलिमिनेट करें? तो v को एलिमिनेट करने के लिए हमने यूज किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। हमने यूज किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते समय मैंने एक जगह ले लिया रेफरेंस। सो रेफरेंस लेने से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है बेटा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी देखने को मिली विच इज हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाएगा बी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हम जानते हैं जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है रेफरेंस से, और रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का एम जी इंटू एल। बेटा ये हाइट कितनी है? ये हाइट है एल, तो लिख दिया पे। सारे एम से एम मर जाएंगे बेटा, तो यहां पे v का स्क्वायर बनेगा u का स्क्वायर माइनस का 2gl। v का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? u का स्क्वायर माइनस का 2gl। इस v स्क्वायर को उठा के सीधा यहां पे पुट कर दीजिए, v स्क्वायर की ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा दोनों वेलोसिटीज के डिफरेंस का। कैसे मिलेगा भाई? सर जी v स्क्वायर को लिखा जा रहा है u स्क्वायर माइनस 2gl, u स्क्वायर माइनस का 2gl, और v a वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था ये है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। चलिए लिखिए अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2gl, अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस का 2gl, अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल लीजिए बेटा, u स्क्वायर माइनस का gl। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज। ए और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटीज थी उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है ये। ए और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटीज थी उनके वेलोसिटीज जो का जो डिफरेंस था उसका मैग्नीट्यूड, तो वी ए माइनस वी बी विल बी 2 अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस का जीएल, अंडर रूट ऑफ 2 यू स्क्वायर माइनस का जीएल। ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाली बातें थी, सितारा चमका सकते हो उस पर। क्लियर रहेगी बात सबको? छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये वाली बातें लिखी सबने? आइए बेटा ये सारी बातें लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो भाई
सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल कहता है अ टॉय कार इज टाइड टू द एंड ऑफ अ अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a when revolved the toy car moves in a horizontal circle of radius 2a। भैया एक खिलौने वाली गाड़ी है जिसको आपने एक रस्सी से बांधा है जिसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, अनस्ट्रेच्ड है, जिसका लेंथ कितना है a है बेटा, ठीक है। चलिए भाई, अब जब इसको आपने रिवॉल्व करा, जब आपने रिवॉल्व करा तो टॉय कार मूव कर रहा था, अच्छा ओहो, अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसका लेंथ a है, ओके, स्ट्रेच हो सकती है बेसिकली वो, है ना। जब आपने रिवॉल्व करा इसको तो टॉय कार मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस a, यानी कि खिलौने वाली गाड़ी को अगर आपने सर्कल में घुमाया तो उसका रेडियस है 2a। यहां पे टेंशन आ रहा था बेटा कितना, t, रस्सी में टेंशन आ रहा था कितना, t। अच्छा सुनो ना, रस्सी के टेंशन को t मत लेके आज ले लेना f, क्योंकि यहां पे इसका टाइम पीरियड है t। t इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन बेटा। तो जब आपने इस रस्सी से खिलौने वाली गाड़ी को बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल ये होता है, वर्टिकल सर्कल ये वाला, और हॉरिजॉन्टल मतलब जो नीचे फर्श पे घूम रहा है, ठीक है। तो नीचे जमीन पे जो जो सर्कल मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन कहलाता है। यहां पे टाइम पीरियड है t, फोर्स लग रहा है F और रेडियस है 2a। इफ इट इज नाउ रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 3a, अगर बेटा जी अब मैं इसको घुमाऊं कुछ इस प्रकार से कि इसका रेडियस 3a हो जाए, अगर मैं इसको घुमाऊं कि इसका रेडियस 3 हो जाए, तो यहां पे टेंशन t डैश और फोर्स बेटा सेम ही लग रहा है। उन्होंने बोला इसमें विद द सेम फोर्स, विद द सेम फोर्स बोला उन्होंने, तो यहां पे फोर्स F था तो यहां पे भी फोर्स F है बेटा। यहां पे टाइम पीरियड t है, यहां का टाइम पीरियड बदल चुका है जिसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये फोर्स किसके बराबर होगा, सर ये हो जाता है mv²/r के। लेकिन तुम्हें बताऊं तो यहां पे एक नया फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि टाइम पीरियड की बातें हो रही है, तो मैं यहां पे एक नया फॉर्मूला m⍵²r यूज करूंगा। तो यहां वाले केस में जो बनेगा इट इज m⍵1 का स्क्वायर r1। यहां वाले के लिए बेटा फोर्स को लिखा जाएगा m⍵2 का स्क्वायर इंटू r2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, और ओमेगा जो होता है बेटा वो होता है 2π टाइम पीरियड। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है और ओमेगा को लिखते हैं 2π टाइम पीरियड। तो भैया जब टाइम पीरियड अलग अलग है तो ओमेगा भी तो अलग अलग होगा, और कहा जाता है साहब कि दोनों के फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। कहा जाता है साहब कि दोनों के फोर्सेस सेम है, तो दोनों में जब फोर्सेस सेम है तो बेटा कंपेयर करके देख लेते एक बार। तो m⍵1 का स्क्वायर इंटू r1 इज इक्वल टू m इंटू ω2 का स्क्वायर इंटू r2। m से m खत्म हो जाएगा बेटा। ω1 की जगह बेटा क्या मैं यहां पे लिख दूं 2π/t1, ω1 की जगह 2π/t, तो हो जाएगा 4π का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर डॉट। अच्छा r1 कितना है साहब, ये है सर r1 2a, तो r1 कितना है बेटा 2a इज इक्वल्स टू। अच्छा अब बता बेटा ω2 की कहानी, ω2 की जगह लिखते हैं 2π/t डैश, यानी कि बन जाएगा 4π का स्क्वायर डिवाइड बाय t डैश का स्क्वायर, और r2 कितना बेटा 3a। 4π स्क्वायर से 4π स्क्वायर a से a खत्म, सो 2/t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/t डैश का स्क्वायर। मैं इसको यहां ऊपर सॉल्व करता हूं, सो 2 डिवाइड बाय t का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय t डैश का स्क्वायर। सो t डैश जो बनता है इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर, सो t डैश विल बी अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू t। बेटा t डैश कितना आ रहा है √3/2 इंटू t, जो कि ऑप्शन बी दिखता है हमें। तो बात समझ रहे हो ना मेरी, क्लियर है सारी कहानी। तो भैया छाप लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ही सवाल पे। हो गया, बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है, अ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड ऑफ v स्ट्राइक्स अ वॉल
elastically at an angle of incidence theta. If the speed of the sphere before and after the collision is same and the angle of incidence and the velocity normal towards the wall, the angle of rebound is equal to the angle of incidence and the velocity normally towards the wall is taken as negative. Oh अच्छा, ठीक है, समझ गया. डायग्राम बताऊं ना, आपको फील आएगा. बोला गया भैया कि यहां पे एक दीवार है, एक बॉल जो इस दीवार की तरफ आ रही है, ठीक है, ये इसके नॉर्मल हो जाता है बेटा, और अब ये टकरा के इधर जा रही है. जितनी स्पीड से आई थी उतनी स्पीड से टकरा के वापस जा रही है, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई थी उतने एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन से जा रही है वापस. इसको कहते हैं बेटा नॉर्मल. अब कहा गया है कि दीवार की तरफ आने वाली डायरेक्शन को आप माइनस ले लीजिए, दीवार से दूर जाने वाली डायरेक्शन को आप प्लस ले लीजिए बेटा. तो बेसिकली वो आपसे चेंज इन मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल कितना होगा ये आपसे बता रहे हैं. चेंज इन मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल कितना होगा ये आपको बताना है बेटा. मास में कोई बदलाव नहीं आया, मास आज भी वही है जो पहले हुआ करता था. बस आपको बताना है कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा पैरेलल टू द वॉल. सर इसकी बात की जाए तो यहां पे एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा. भाई ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो v का कंपोनेंट v cos थीटा चला जाएगा इधर और माइनस का v sin थीटा चला जाएगा इधर. बेटा साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलेंगे. ऊपर वाली साइड को मैं पॉजिटिव ले लूं, नीचे वाली साइड को मैं नेगेटिव भी ले लूं. सिमिलरली बेटा ये थीटा तो ये भी थीटा. अब तुम समझदार हो, कहते हो माइनस का v sin थीटा आएगा यहां पे और ये आएगा प्लस का v cos थीटा. ठीक है. सो अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को डिफाइन करूं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर टू द वॉल x एक्सिस, पैरेलल टू द वॉल y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द वॉल x एक्सिस, पैरेलल टू द वॉल यानी कि अलोंग y एक्सिस. तो मुझे कहानी चाहिए अलोंग द y एक्सिस की, बिकॉज इट इज पैरेलल टू द वॉल. बेटा y एक्सिस जो है वो दीवार के पैरेलल है. पैरेलल टू द वॉल अगर मैं इनिशियल मोमेंटम फाइंड करूं, सो इट इज बेसिकली माइनस का mv sin थीटा. पैरेलल टू द वॉल अगर मैं फाइनल मोमेंटम देखूं, सो इट इज अगेन माइनस का mv sin थीटा. और भाई साहब जब मैं यहां पे डिफरेंस निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, सो इट इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, है ना. तो भाई पैरेलल टू द वॉल अगर चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम है माइनस mv sin थीटा, माइनस mv sin थीटा, माइनस ऑफ माइनस mv sin थीटा. इनिशियल मोमेंटम भी माइनस का mv sin थीटा था, फाइनल मोमेंटम माइनस mv sin थीटा, इनिशियल मोमेंटम भी माइनस mv sin थीटा. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कहानी बनेगी माइनस mv sin थीटा प्लस का mv sin थीटा. ओहो हो क्या बात है सर. माइनस mv sin थीटा प्लस mv sin थीटा हो जाता है जीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल जो होगा वो होगा जीरो. चेंज इन मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल जीरो है. चेंज इन मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द वॉल जो होगा बेटा वो हो जाएगा कितना, 2mv cos थीटा. चेंज इन मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द वॉल 2mv cos थीटा. चेंज इन मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल जीरो. ये आपके आंसर्स आ चुके हैं फॉर दिस क्वेश्चन और यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है बेटा. उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी. वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन के भी है ये ना, पर ठीक है भाई कोई नहीं, समझते हैं हम बातों को. तो आगे बढ़े बेटा हमारे अगले सवाल की ओर. अगला सवाल क्या कहता है, एक बॉल है बेटा जिसका मास m है, मूव कर रही वेलोसिटी v से, कोलाइड करती है इलास्टिकली विद द वॉल एंड द रिबाउंड्स, द चेंज इन द मोमेंटम. बेटा ये कोई बॉल v स्पीड से जा रही है, सामने दीवार है, जाके टकरा के अब ये वापस आ रही है v स्पीड से. सर क्योंकि वॉल का जो रेस्ट पे है, वॉल तो हमारी रेस्ट पे है और बहुत हैवी है वॉल. वॉल रेस्ट पे है बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वॉल जो दीवार है हमारी वो रेस्ट पे रहती है.
अगर दीवार इनिशियली और फाइनली रेस्ट पे है, यानी कि जो बॉल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल चुका है। तो इनिशियली इस डायरेक्शन में, फाइनली इस डायरेक्शन में। बेटा साइन कन्वेंशन की बातें करें तो यहां पे अगर आप ये वाला साइड ले लो नेगेटिव, अगर आप ये वाला साइड ले लो पॉजिटिव, देखो वो तो आपकी इच्छा श्रद्धा के अनुसार है, मैं इस पर रोक टोक नहीं रखूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम की मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम विल बी mv, वो भी माइनस का बेटा क्योंकि इधर जा रहा है। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो इट विल बी प्लस का mv बेटा क्योंकि ये वापस आ रहा है। ये तो किसके लिए हुआ? बॉल के लिए हुआ। दीवार की बात करूं, दीवार का इनिशियल मोमेंटम 0, दीवार का फाइनल मोमेंटम भी 0 क्योंकि पहले भी बॉल रेस्ट पे थी, बाद में भी ये दीवार रेस्ट पे है। तो चेंज इन मोमेंटम पूछते हैं साहब बॉल के लिए, इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो mv माइनस माइनस का mv, यानी कि आंसर बन जाता है आपका 2mv। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम जो कि ऑप्शन बी में दिखता है और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। क्वेश्चन इजी थे इस बार, है ना? हाँ, छाप लो यार। क्वेश्चन इस बार इजी थे, ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं थी, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया इसमें। क्लियर रहेगी बेटा बातें सबको? चलो भाई, बहुत शानदार। तो ये थी कहानी हमारे इस चैप्टर की। वैसे मुझे लगा यहाँ पे इस चैप्टर में वर्क के, पावर के और जो एनर्जी के क्वेश्चंस थे बहुत कम थे, तो एक बार देख लूंगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगी इसमें तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वर्क, एनर्जी, पावर के और क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक फ्लो बन जाएगा कि भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो एक बार प्लीज उसको, अगर आपको डिमांड लग रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वर्क, पावर, एनर्जी के और क्वेश्चंस करने हैं तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत है तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना दूंगा इस पे। ठीक है, पर ये काम आपको करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आई हो। फिर भी जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी समस्या होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो दैट हम वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे जाइए, क्योंकि वहां पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल है, प्रॉपर सीक्वेंस में चैप्टर वाइज अरेंज करके रखी गई है, जिससे कि आपको कभी भी किसी वीडियो को ढूंढना ना पड़े और आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा ये सारे वीडियोस आप वहां पे फ्री में देख सकते हो, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 बार वीडियो देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज मांगा जाए, कुछ भी किया जाए ना, बिल्कुल नहीं। यानी आप वीडियो को एक बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों को भी दिखा देना। हाँ, तो भाई अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचानी है, उनको बोलना है ये बात कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे ऐसे एनसीईआरटी के धांसू सेशंस हो रहे हैं, तो उनको मिस मत करो। आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, आपके एनसीईआरटी हाइलाइट्स, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। राइट, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।